स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। और बिहार में तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी के मुखिया जितना बीजेपी का नुकसान नहीं कर रहे, उससे ज़्यादा नुकसान गठबंधन में रहते हुए, सरकार में रहते हुए नीतीश कुमार बीजेपी का कर रहे हैं। यानी कि दोनों के बीच में मतभेद तो कई सालों से है, लेकिन मतभेद की जो सीमा है वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट स्टेज पर जा चुकी है। और जिस तरह से अग्निपथ स्कीम पर नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में मिसट्रस्ट बढ़ा है, यहाँ तक कि एक तरह से खुल्लम खुल्ला बीजेपी के जो मुखिया संजय जायसवाल हैं, उन्होंने जेडीयू को चेतावनी दी कि गठबंधन में ये ठीक नहीं होगा जिस तरह से बीजेपी ऑफिसर्स के ऊपर अटैक हुए। यानी कि धमकी थी कि गठबंधन में रहते हुए इस तरह का अगेन लॉ एंड ऑर्डर पे सरकार ने काम नहीं किया, बीजेपी के दफ्तरों पे हमला होता रहा तो सरकार खतरे में पड़ सकती है। नीतीश कुमार ने भी उसी भाषा में जवाब दिया। तो क्या बीजेपी जेडीयू की जो कोलिशन है, नीतीश कुमार और बीजेपी के जो संबंध हैं, वो एक तरह से टूटने के कगार पर आ पहुंचा है, या फिर नीतीश कुमार राष्ट्रपति चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, या फिर अगले कुछ महीनों तक ये सरकार यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 यानी कि जो गठबंधन को जनमत मिला है वो 2025 के लिए मिला है, लेकिन उससे पहले भी क्या सरकार जा सकती है, टूट सकती है। प्योर पॉलिटिक्स में बात बिहार की पॉलिटिक्स की। तो शुरुआत करते हैं जिस तरह से अग्निपथ स्कीम को लेकर पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो वायलेंट प्रोटेस्ट हुए बिहार में हुए, अभी भी हो रहे हैं। रेल के ऊपर अटैक हुआ, बीजेपी दफ्तरों को जलाया गया, नेताओं के ऊपर हमले हुए, लेकिन उन सब के दौरान नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी थी, यानी कि नीतीश कुमार का मौन व्रत था। नीतीश कुमार ने न केवल पब्लिकली कोई स्टेटमेंट दिया, उन्होंने इस हिंसा को अनजस्टिफाइड कराते हुए कोई ट्वीट किया, कोई रिएक्शन दिया, कोई स्टेटमेंट दिया, कोई बाइट दी, ऐसा कुछ भी नीतीश कुमार ने नहीं किया। बल्कि ये सेंस गया कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक तरह से ये कह रखा था कि जो प्रोटेस्टर हैं, जो यूथ हैं, जो अनएम्प्लॉय यूथ हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना है, यानी कि उनके साथ नरम दिल के साथ पेश आना है। कहीं ना कहीं वो उनके वोट बैंक को सूट करता है। ये मैसेज ये जाना चाहिए कि ये सब जो बेरोजगार युवा हैं, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने चुनाव के पहले एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू किया था कि बेरोजगारी को लेकर उन्होंने चुनाव में एक बड़ा इशू बनाया था, उन बेरोजगारों के साथ नीतीश कुमार खड़े हैं। ये मैसेज नीतीश कुमार कन्वे करना चाहते थे उन बेरोजगार युवाओं के पक्ष में। लेकिन उससे नुकसान क्या हुआ कि बीजेपी के अंदर ये खलबली है कि नीतीश कुमार ने जो बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने किया, जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जब ये बवाल शुरू हुआ, इंटरनेट उन्होंने डाउन कर दिया, वहाँ पे जो इंटरनेट कनेक्शन थे उस पर रोक लगा दी। नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर मैसेजेस जा रहे थे, नीतीश कुमार ने उसकी आवाज़ सप्लाई को होने दिया। दूसरा, जो जिस तरह से बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट का एलिगेशन है कि जो बीजेपी ऑफिस में जब बवाल हो रहा था, उन्हें जलाया जा रहा था, तो 300 पुलिस के जवान वहाँ पे खड़े थे, लेकिन वो 300 जो पुलिस के जवान थे वो मूक दर्शक थे, उन्होंने लाठी चलाना भी उचित नहीं समझा। यानी कि ऊपर से मैसेज था कि बेरोजगार युवाओं पर कोई लाठी नहीं चलाना है, कोई भी एक्शन नहीं लेना है। और यहाँ तक कि जो जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया गया, जिसमें कि रेलवे सबसे बड़ी कैजुअलिटी हुई, वहाँ पर ये केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार उम्मीद कर रही थी कि नीतीश कुमार की सरकार, जिनके पास में लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मा है, और चूंकि मुख्यमंत्री के पास में गृह मंत्रालय भी है, यानी कि होम मिनिस्ट्री का जिम्मा भी नीतीश कुमार के पास में है, तो नीतीश कुमार उन रेलों को कम से कम एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ज़्यादातर रेलें कैंसिल हुई। 40 से 50 ऐसी जो ट्रैफिक ट्रेन थे उनको कैंसिल करना पड़ा, जो मालवाहक गाड़ियाँ थी उनको कैंसिल करना पड़ा, और कुछ ट्रेनें रात में ही चल पाई क्योंकि उस समय प्रोटेस्टर नदारद थे। तो ये मैसेज एक तरह से केंद्र सरकार के भीतर ये गया है कि नीतीश कुमार ने इस मसले पर एक तरह से उन सारे पुराने हिसाब किताब का बदला ले लिया जो कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें डैमेज करने के लिए चिराग पासवान को खड़ा किया था। और उसके बाद आनन फानन में ये भी हुआ, नीतीश कुमार को मैसेज देने के लिए केंद्र सरकार ने जिन विधायकों के ऊपर हमले की आशंका थी और स्टेट पुलिस का जिम्मा था कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, सुरक्षा प्रदान करें, उनको पैरामिलिट्री फोर्सेज यानी कि सेंटर ने उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की। तो यानी कि नीतीश कुमार के लिए संदेश था कि केंद्र भी जैसा वो चौका मारेंगे उस पर वैसा ही वो छक्का मारने के लिए सरकार तैयार है।
अब इन सब इंसिडेंट से हुआ क्या है कि दोनों के जो रिलेशनशिप हैं, दोनों के जो संबंध हैं, वो पहले से ही एक तरह से काफ़ी विकेट पे चल रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को खड़ा किया गया था नीतीश कुमार को डाउनसाइज करने के लिए, और नीतीश कुमार उस पूरे कार्रवाई को आज तक नहीं भूले हैं कि कैसे उन्हें डाउनसाइज किया गया। उसके बाद जो केंद्र के कई सारे ऐसे फैसले हुए जिस पर नीतीश कुमार ने विरोध किया है, चाहे वो पॉपुलेशन कंट्रोल की बात हो या फिर जिस तरह से कास्ट सेंसस की बात को लगातार उन्होंने उठाया है, यहाँ तक कि दिल्ली तक आए, उन्होंने असेंबली में रेजोल्यूशन पास कराया और चिराग के साथ साथ वो तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं इस पूरे मुद्दे पर। तो एक तरह से नीतीश कुमार वैसा कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं जिसमें कि केंद्र को परेशान किया जाए। और अभी हाल फिलहाल में जो संजय जायसवाल और लल्लन सिंह जो कि जेडीयू के प्रेसिडेंट हैं, और एक तरह से नीतीश कुमार जो कुछ भी कहलवाना चाहते हैं वो लल्लन सिंह के जुबान से कहलवाते हैं। लल्लन सिंह ने जिस तरह से अटैक किया संजय जायसवाल को, उन्होंने कहा कि संजय जायसवाल मेंटल बैलेंस अपना खो चुके हैं, मानसिक संतुलन खो चुके हैं। यानी कि जिस पार्टी के अलायंस के सहारे सरकार चल रही है नीतीश कुमार की, उनका अध्यक्ष कहता है कि बीजेपी का जो अध्यक्ष है वो मानसिक संतुलन खो चुका है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि दोनों की रिलेशनशिप की जो केमिस्ट्री है वो कहाँ तक आ पहुंची है। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार के पास तो ऑप्शन है, नीतीश कुमार के पास बीजेपी को लगता है कि ये ऑप्शन जो है आरजेडी के पास जाने का, वो उनके पास ऑप्शन है। और नीतीश कुमार ऐसा कह सकते हैं तेजस्वी यादव को कि 2024 तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद 1 साल के लिए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इस तरह की अर्थमेटिक, इस तरह का अलायंस हो सकता है आरजेडी और जेडीयू के बीच में। बीजेपी इसको सेंस कर रही है कि जिस तरह से जेडीयू लगातार हमलावर है बीजेपी के कदमों को लेकर, उससे कहीं ना कहीं कुछ तो खिचड़ी पक रही है और खिचड़ी काफ़ी एडवांस डायरेक्शन में जा रहा है। बीजेपी के सामने क्या लिमिटेशन है? बीजेपी के सामने लिमिटेशन ये है कि जैसे ही वो नीतीश कुमार पर अगर हमलावर होती है तो सरकार चली जाएगी, और सरकार चली जाएगी तो जो 2024 का लोकसभा चुनाव है जो नरेंद्र मोदी के लिए काफ़ी क्रूशियल है, वहाँ पर लोकसभा की सीटें जो है वो अटक सकती हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी के अलायंस के सहारे ही बीजेपी और जेडीयू ने लोकसभा की पिछली बार आधी सीट उन्होंने 17 सीटों का जो जीत हासिल की थी वो उस अलायंस के कारण था। और बीजेपी की तमाम कोशिशों के बाद भी बीजेपी का जो अपना सोशल अर्थमेटिक और कास्ट इक्वेशन है वो इस मुकाम तक नहीं पहुंचा है कि वो महादलित और बाकी जो जातियां हैं उनको इकट्ठा करके बीजेपी अकेले दम पर लोकसभा की सारी सीटें जीत सकती है। तो इसीलिए बीजेपी के लिए नीतीश कुमार जरूरी हैं, और इस तमाम जलालत के बाद भी बीजेपी नीतीश कुमार को का हाथ पकड़े हुए है। लेकिन जिस तरह से जिस डायरेक्शन में कहानी जा रही है उसमें ये कहना संभव नहीं है कि ये जो अलायंस है इसी केमिस्ट्री के साथ कितने दिनों तक चलेगी। क्या राष्ट्रपति चुनाव के झंझावात में, क्योंकि नीतीश कुमार पहले भी राष्ट्रपति चुनाव में कई बार एनडीए को झटका दे चुके हैं, क्या इस बार भी एनडीए को झटका देंगे? क्या वो ब्रेकिंग पॉइंट होगा, या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव तक बीजेपी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को टॉलरेट करती रहेगी? ये सारे सवाल बिहार की पॉलिटिक्स में इस समय उठ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि इस अग्निपथ की एजिटेशन पर नीतीश कुमार का जो साइलेंस है, जो मौन है, बीजेपी उसको कब तक टॉलरेट करती है। शंकर एनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन भेजते रहें।